तीसरे सप्ताह के अंत से आप देखेंगे क्या होगा कि 2 माह तक यह एम्ब्रियो और उसके बाद गर्भ यानी फोटल कहलाता है। फोटस फोटस मीन्स होता है जो शिशु का अभी डेवलप नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम फोटस कहते हैं। तो अभी अब बात करते हैं, तीसरा है इम्प्लांटेशन। अभी ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से जोड़ने की क्रिया को इम्प्लांटेशन, मतलब अभी यहाँ आपका होगा ना, ये क्या है, सेल्स अटैच टू यूटिरस। तो जब अटैच हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह क्रिया निषेचन के 7 से 8वें दिन होती है। भ्रूण का भ्रूण या सिरा यानी गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम है इसमें धंस जाता है। अभी क्यों धंसता है, कॉक्स के द्वारा, देखिए जो भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक्स एंड है वो जाके धंस जाएगा, और उससे मैंने आपको क्या बताया अभी कि लास्ट में जो आउटर सेल होती है, आउटर मास सेल होती है, उससे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। यही है जो धंसने वाला जो है, ये प्लेसेंटा का निर्माण करता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर लास्ट स्टेज आती है गैस्ट्रुला अवस्था। अभी ये बन गया है, अभी क्या होगा कि गैस्ट्रुला बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका संहिता यानी एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं से 3 जनन स्तरों वाले भ्रूण की बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। मतलब अभी क्या अंगों का विकास होगा, 3 स्तर बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इससे बने 3 जनन स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियोनल घुंडी की कुछ कोशिकाएं अपने पूर्व स्थान से विस्थापित होकर उन स्थानों पर पहुंचती हैं जहां पर भविष्य में उनसे अलग अलग कुछ अंगों का वर्धन होता है। एम्ब्रियोनल घुंडी या भीतरी कोशिका संहति की कोशिकाओं के इनर मास सेल जो है कि विस्थापन एवं पुनर्विन्यास की क्रियाओं को जो है फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं। अब जो एंडोडर्म है, उसके बाद एक्टोडर्म है, फिर मेसोडर्म है, इन तीनों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब जो है हमारा भ्रूण तैयार है। प्लेसेंटा जो क्या करता है, वो भ्रूण को सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। अभी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक्टोडर्म से क्या बनता है। देखिए एक्टोडर्म से जो बनने वाली चीज़ें हैं, जो एपिडर्मिस है, त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसका डेवलपमेंट होता है। त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सिस्टम का निर्माण भी एक्टोडर्म से ही होता है। तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि का मेड्यूला भाग, पिट्यूटरी ग्रंथि का मध्य पिंडक और पीनियल ग्रंथि, इन सबका निर्माण क्या है, वो एक्टोडर्म से ही होता है। नेत्र तथा नेत्र से संबंधित सभी भाग जो है वो एक्टोडर्म से बनते हैं। कान, हमारे अंतर कांता कान और बाहरी कान भी जो है वो हमारे किससे बनते हैं, वो एक्टोडर्म से ही बनते हैं। अब उसके बाद है लार ग्रंथियाँ एक्टोडर्म से बनती हैं। लैक्रामाइल मतलब अश्रु ग्रंथि जो है वो भी एक्टोडर्म से बनती है। दांतों का इनेमल जो है वो भी एक्टोडर्म से बनता है। मुख गहिका तथा रेक्टम का भीतरी यानी मुख गुहा जो है हमारी वो, और रेक्टम यानी बाहर जो गुदा द्वार का भीतरी स्तर भी एक्टोडर्म से बनता है। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म का जो भविष्य है वो क्या होता है, मतलब फेट ऑफ मेसोडर्म क्या है। तो मेसोडर्म से बनने वाला त्वचा का डर्मिस भाग, जैसे त्वचा का भीतरी भाग, आप देखते हैं जो स्किन है हमारी बाहर की, तो उसको तो हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो और अंदर के भाग को क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। तो जो डर्मिस भाग है वो बनता है। दूसरा है पेशियाँ व संयोजी ऊतक, ये सब हमारे मेसोडर्म से बनते हैं। पेरिटोनियम ये भी मेसोडर्म से बनता है। वृक्क, किडनी, जनत यानी गोनट्स, एड्रेनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग, ये भी सब जो है हमारा मेसोडर्म से बनता है। रुधिर वाहिनियाँ और हृदय, जो हमारा हृदय है वो भी एक्टोडर्म मेसोडर्म से बनता है। और लिम्फ, ये सब मेसोडर्म से। आहार नल का पेशी स्तर तथा एपिथीलियम, ये सब मेसोडर्म से बनता है। पेरिकार्डियम जो हार्ट है हमारा और फेफड़े, ठीक है, इन सब का। प्लूरल स्तर, ठीक है, जो ग्लेयर झिल्ली होती है, सब मेसोडर्म की होती है। नेत्र का कोरॉइड और स्क्लेरा स्तर, ये सब क्या है, ये सब मेसोडर्म से बनते हैं।
नोटोकॉर्ड और अंतःकंकाल, यानी जो हड्डियाँ आप देख रहे हैं सब के सब, जो जितनी भी हमारी हड्डियाँ हैं सब मेसोडर्म से ही बनी हैं। दांतों का डेंटाइन, ठीक है, अभी इनेमिल था सबसे बाहरी लेयर होती है, डेंटाइन भीतरी लेयर है, तो वो मेसोडर्म से बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एंडोडर्म का। तो अब एंडोडर्म क्या है? एंडोडर्म का भविष्य कि एंडोडर्म से आहार नाल का भीतरी श्लेष्मा स्तर, मतलब जो अंदर की जो लेयर है, अब अगर हम देखें स्टमक की जो भीतरी जो स्किन होती है तो उसका निर्माण जो है वो एंडोडर्म से होता है। आहार नालिका की ग्रंथियाँ और पाचन ग्रंथियाँ, यकृत और पेंक्रियास, ये सब कैसे बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली, इन सब के सब किससे? एंडोडर्म से बनती हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, तो फेफड़ों का भीतरी स्तर, भीतरी लेयर जो होती है वो एंडोडर्म से बनती है। मध्यकॉन और यूस्टेशियन नलिका, ये सब जो क्या है? एंडोडर्म से बनती है। मूत्राशय का यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका भीतरी स्तर जो है वो एंडोडर्म से बनता है। उसके बाद है जनन कोशिकाओं का निर्माण जो है वो एंडोडर्म के द्वारा ही होता है। अब देखिए लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि किस प्रकार से गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण होता है। अब ध्यान से हम देख लेते हैं इसको। भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो में दूसरे सप्ताह के अंत तक तीनों जनन स्तरों यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तक का निर्माण होता है। यानी कि आप कहोगे कि 15 दिन या 20 दिन में जो है इसमें तीनों जनन स्तर बन जाते हैं। इसके बाद ये स्तर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। छठे सप्ताह में इन स्तरों में सभी अंगों के लिए जो कलिकाएं हैं वो यथा स्थान बन जाते हैं। भ्रूण में पैरों के लिए भी कलिकाएं बन जाती हैं और छठे सप्ताह के अंत तक एक अल्प विकसित परिसंचरण तंत्र भी भ्रूण में बन जाता है। 7वें से 9वें सप्ताह में हाथ व पैर बन जाते हैं। पाचन, श्वसन व तंत्रिका व बाह्य लैंगिक अंग भी बन जाते हैं। इस समय तक भ्रूण का सिरा शरीर का लगभग आधा होता है। भ्रूण का सिर जो होता है वो शरीर का आधा होता है। शरीर काफ़ी बड़ा होता है, सिर जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। तीसरे माह से जन्म तक का समय गर्भकाल यानी कि फर्टल पीरियड कहलाता है। इस समय तक भ्रूण यानी एम्ब्रियो लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है और इसमें कंकाल तंत्र भी विकसित बन जाता है या विकसित हो जाता है। चौथे माह तक भ्रूण लगभग 7 इंच का हो जाता है तथा सिर व शरीर पर रोए बन जाते हैं। 5वें माह में आहार नाल तथा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो भी बन जाते हैं। 6ठे माह तक फीटस मानव का एक छोटा रूप धारण कर लेता है तथा भ्रूण के हृदय की धड़कन को माँ के उदर से सुना जा सकता है। 7वें माह तक फीटस गर्भाशय से बाहर रहने योग्य हो जाता है। 8वें माह से भ्रूण में वसा का जमाव होने लगता है। उसके शरीर का विकास पूरा हो जाता है। 9वें माह तक भ्रूण 18 से 20 इंच लंबा तथा 3 से 4 किलोग्राम का होकर जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। तो आज हम लोगों ने ये जाना किस प्रकार से गैस्ट्रुलेशन में डेवलपमेंट होता है। पूरा अगर हम प्रोसेस को जाने तो हमने देखा कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो एग सेल्स हैं और स्पर्म है, एग सेल है और स्पर्म है वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर माउला अवस्था होती है, यानी पहले उसमें क्लीवेज होता है नंबर 1, फिर माउला अवस्था आती है नंबर 2, नंबर 3 ब्लास्टुला अवस्था आती है और नंबर 4 हमारी नंबर 4 जो होती है वो गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला अवस्था आती है। और लास्ट में गैस्ट्रुलेशन में के बाद लास्ट में जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी यानी न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से आज ये हमारा कंप्लीट होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार से एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है और एक प्रसव के बाद जो होता है डिलीवरी के बाद एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं।
तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोग उसको समझेंगे भी, याद करेंगे। धन्यवाद।